गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे आरएमएस पेपर क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मन भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो देखिए, फारसी नहीं हो सकती, गुरमुखी जो है पंजाबी की लिपि है, देवनागरी जो है वो हिंदी संस्कृत आदि भाषाओं की है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, रोमन। जर्मन भाषा की लिपि है रोमन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारे देश में बेटा बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें हमारे संविधान में भी मान्यता प्राप्त है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को। थर्ड क्वेश्चन इज, नेत्रहीन लोगों को पढ़ने हेतु किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देखो, जो नेत्रहीन हैं, अंधे लोग हैं, वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं पढ़ने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ब्रेल। देखिए, जो ब्रेल थे वो लुई ब्रेल इनका नाम था, जिन्होंने इस जो है पत्ती का सबसे पहले इन्वेंशन किया था। तो वो खुद भी नेत्रहीन थे, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपभाषा क्या कहलाती है? देखिए, उपभाषा क्या होती है? जो भाषा का मूल रूप से ही बनी होती है, ये भी ठीक है, इसे हम जो है भाषा का ही रूप कह सकते हैं। तो उपभाषा क्या कहलाती है? इनमें से आएगा ऑप्शन ए, बोली का जो रूप साहित्य में हो उसे उपभाषा कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ ध्वनि का आगमन हुआ, कि ओ ध्वनि जो है वो कहां से आई है? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, फारसी भाषा से। जो ओ ध्वनि है बेटा, ये बेसिकली फारसी भाषा से आई है। और ये जो है ओ ध्वनि हम हिंदी में भी यूज करते हैं। हम हिंदी में जो है हम कई अलग अलग भाषाओं की ध्वनियां यूज करते हैं। तो जो ओ ध्वनि है वो फारसी भाषा से आई है और हम इसका प्रयोग हिंदी में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आ गए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। जो अंग्रेजी शब्द हिंदी में बदलकर लिखे जा रहे हैं, ये भी नहीं है। जो उर्दू के शब्द उर्दू भाषा के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी नहीं। इनको कहते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योगरूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक रूप से बनते हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं है। यौगिक होने पर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाने वाले, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो शब्द यौगिक भी होते हैं और विशेष अर्थ का भी बोध कराते हैं उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो 3 या 4 शब्दों के योग से बने शब्द नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि ये शब्द जो योगरूढ़ होते हैं वो यौगिक भी होते हैं। ठीक है, और ये किसी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, इसलिए इन्हें रूढ़ भी माना जाता है। और यौगिक और रूढ़ दोनों होने के कारण ये योगरूढ़ कहलाते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संज्ञा के विकारक रूप कौन से हैं? देखो बेटा, संज्ञा के विकारी और अविकारी 2 रूप हैं।
ठीक है, विकारी जो है उनमें क्या आता है, विकार किस कारण उत्पन्न होता है, लिंग वचन काल के कारण नहीं, लिंग वचन क्रिया के कारण नहीं, लिंग वचन कर्म के कारण नहीं, लिंग वचन और कारक के कारण जो चेंजेस आते हैं, जो विकार मतलब होते हैं चेंजेस, जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं विकारक शब्द। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, लिंग वचन और कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री शब्द है। देखिए जो प्रधानमंत्री शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रधानमंत्री है बेटा वो स्त्री और पुल्लिंग दोनों है, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हमारा कोई स्त्री हो या फिर कोई पुरुष हो, तो दोनों के लिए ही प्रधानमंत्री शब्द ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाने हेतु क्या जोड़ा जाता है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसका जो है बहुवचन बन जाएगा। तो इक्रांत्या नहीं, इक्रांतो नहीं, इक्राते नहीं, इक्रांत्या हम या जोड़कर जो है इसका बहुवचन बना सकते हैं। तो इक्रांत्या ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि कारक चिन्हों का प्रयोग ना करें तो। देखो बेटा कारक चिन्ह होते किस लिए हैं, कारक चिन्ह जो है वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताते हैं क्रिया के साथ, और अगर हमें वो संबंध नहीं पता लगेगा तो क्या होगा, वाक्यों का अस्तित्व नहीं रहेगा, वाक्य की सुंदरता समाप्त हो जाएगी, वाक्यों के हाव भाव मालूम ना होंगे, या वाक्य सार्थक ना बन पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, वाक्य सार्थक ना बन पाएंगे, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध बन रहा है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा और जो सार्थक नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, वाक्य सार्थक ना बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप को चिन्हित करें। अपना कार्य खुद अपने आप करना पड़ता है। देखिए बेटा खुद शब्द और अपने आप शब्द ये नहीं आ सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अपना कार्य अपने करो, ये अपना और अपने एक साथ नहीं आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, अपना कार्य अपन को करना पड़ता है। अपन जो है रॉन्ग वर्ड है हिंदी में, तो अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने प्रकार के शब्दों से विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। जो विशेषण शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के शब्द हैं जो विशेषण शब्द के निर्माण में उन्हें बनाने में सहायक होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 4। ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। ये चार कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये शब्द जो है विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शर्माना क्रिया है। शर्माना जो है ये शब्द बना है शर्म से, तो शर्म से शर्माना बना है, तो इसलिए ये कैसी क्रिया होगी, ये होगी नाम धातु क्रिया, क्योंकि ये शर्माना शर्म से बना है। संयुक्त क्रिया नहीं है ये, प्रेरणार्थक, क्योंकि कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया में 2 क्रियाएं होनी जरूरी हैं, तो पहले वाली जो है वो पूर्वकालिक कहलाती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक क्रिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नाम धातु क्रिया, जो कि संज्ञा, सर्वनाम या तो विशेषण से बनी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के उसके होने में आशंका, संभावना, इच्छा आदि का बोध हो वह होता है। देखिए बेटा जो आने वाला समय है यदि हमें उसके लिए श्योरिटी नहीं है तो वो संभाव्य भविष्य कहलाता है। ठीक है,
सामान्य भविष्य होता है जो सिंपली हमें पता लगता है कि भविष्य में जो कुछ होना है। भविष्य काल भी जो है ये पता लगता है हमें कि कुछ ना कुछ भविष्य में होगा, संभावना रहती है। लेकिन संभाव्य में क्या होगा, हमें भविष्य में किसी कार्य की या अपनी कोई विश पूरी होने की जो है संभावना होती है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है। तो वहां पर क्या है, संभाव्य भविष्य आएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, क्रिया कर्ता के अनुसार आए। देखिए बेटा, जहां पर कर्ता प्रधान है और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आए, वो वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य में जो है कर्ता प्रधान होता है लेकिन क्रिया उसके अनुसार नहीं आती है। कर्म में कर्म जो है प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव होता है, लेकिन जिसमें कर्ता प्रधान भी हो और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार आए वो होगा ऑप्शन डी, कृतिवाच्य। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उतना खाओ जितना खा सकते हो। वाक्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? कालवाचक विशेषण। देखिए, कालवाचक विशेषण में तो समय बताया जाता है, तो इसमें समय की कोई बात नहीं हुई। रीतिवाचक विशेषण में क्रिया के का ढंग बताया जाता है, तो उसमें ये नहीं बताया कि धीरे खाएं या तेज खाएं, तो ये रीतिवाचक भी नहीं है। ठीक है, विधानवाचक भी नहीं हो सकता, ये होगा परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें क्वांटिटी की बात की गई है कि उतना ही खाएं जितना खा सकते हैं। तो जहां पर भी माप तोल इस टाइप की बात हो वहां पर जो है परिमाणवाचक आएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेखटके किस समास का उदाहरण है? देखिए बेटा, सबसे पहले बेखटके, तो यहां पर बे जो है अव्यय है, जहां पर भी अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास आता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तत्पुरुष समास नहीं हो सकता। कर्मधारय में यहां पर कोई भी कर्म नहीं है। बहुब्रीहि में मैंने आपको बताया था कि करेक्टर आएंगे, तो वो भी नहीं है। So option C will be the correct answer for this. Next question is, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जाने वाले उत्सव को कहते हैं? प्लेटिनम जुबली नहीं, प्लेटिनम जुबली तब होती है जब कि 100 वर्ष पूरे होते हैं। ठीक है, रजत जयंती, रजत जयंती बेटा होती है 25 वर्ष पूरे होने पर। हिरकोत्तर जयंती नहीं होती है। ये है ऑप्शन डी, हीरक जयंती। जब भी 60 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे हिंदी में हीरक जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, कागजी घोड़े दौड़ाना का सटीक अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना का सही सही अर्थ क्या होगा? असर ना होना नहीं, लिखना नहीं, केवल बहुत लिखा पढ़ी करना। यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। केवल बहुत लिखा पढ़ी करना जो है कागजी घोड़े दौड़ाना का सटीक अर्थ होगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ लिखा पढ़ी ही करते हैं ना बेटा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है क्वेश्चन हिंदी के सभी समाप्त होते हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।